नमस्कार दोस्तों। पार्क में बैठा सुबोध अपने दोस्तों से बोला, चलो यार अब चलते हैं, वरना तुम्हारी भाभी चाय नहीं देगी। दूध मुझे ही घर लेकर जाना था। उसके दोस्त ने खिलखिलाते हुए कहा, सुबोध, जिंदगी कितनी बदल गई है, अब तो तू गुलाम जैसा लग रहा है। इस बात पर सुबोध हंसकर बोला, तू भी बन जा, मेरी तरह तो सुखी रहेगा। कहकर सुबोध वापस घर के लिए चल दिया। रास्ते से दूध के पैकेट लिए और घर के रास्ते पर चल दिया। उसे घर में घुसते ही आवाज़ें आने लगी तो उसने आवाज़ देकर कहा, अरे कंचन, क्या हुआ? सुबोध किचन में दूध रखने गया तो देखा कि कंचन पटक पटक कर बर्तन धो रही थी। सुबोध को देखते ही और तेजी से बर्तन पटकने लगी। सुबोध ने मुस्कुरा कर कहा, अरे क्या हुआ कंचन? कंचन उसे घूर कर बोली, आ गए तुम? बातें बनाकर अपने दोस्तों से अच्छा टाइम पास कर लेते हो। एक मैं हूँ जो यहाँ कोने में बर्तन घीस रही हूँ। देखिए कैसे सब लोग छुट्टियाँ मनाने विदेश जाते हैं और हम तो यहाँ बस तुम्हारे वादे सुनते रहते हैं कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन हम जाते हैं नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ या फिर अपने गांव। ये नहीं कि कभी हम सबको एफिल टावर दिखा लाएं या फिर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखा लाएं। बच्चे कब से डिज्नी वर्ल्ड्स के लिए कहते रहते हैं। बेचारे टीनू और स्वीटी, मेरे बच्चे तो तरसते ही रह जाएंगे। मगर ये बातें जैसे सुबोध के कान में जा ही नहीं रही थी। चाय बनाने को कहकर चुपचाप बाहर जाकर टीवी में न्यूज़ देखने लगा। कुछ देर बाद कंचन बाहर आकर चाय रख कर बोली, सुबोध, कल आकांक्षा का फ़ोन आया था। उसकी सिंगापुर की टिकट हो गई है, शॉपिंग कर रही है, अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पहनने के लिए खरीद रही है। एक हम हैं कि जो कह रहे हैं उसका तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। इस बार सुबोध से रहा नहीं गया। उसने चाय का कप उठाकर कहा, यह सब पैसे के ढेर की बातें हैं कंचन, और ये जो तुम्हारी सहेली है ना, ये तो तुम्हें जलाने के लिए ऐसे ही बातें बनाती हैं। और देखो तुम जल भी रही हो। इससे दोस्ती छोड़ दो। कंचन, ये हाई फाई बातें हम लोगों को सूट नहीं करती। सुबोध के कहते ही कंचन का गुस्सा बाहर आ गया और उसने कहा, अरे मैंने कब आपको लंदन के लिए बोला? अपनी जेब से मनाली ही दिखा दो हमको। बच्चे बर्फ तो देख ही लेंगे, कम से कम ऊपर से कह रहे हो कि मैं जल रही हूँ। अरे बच्चों के मन मारकर आपको कौन सी खुशी मिलती है? कंचन ने गुस्से में टीवी बंद करके कहा, और ये टीवी जब देखो इसमें न्यूज़ देखते हो। देश दुनिया की खबर है लेकिन अपने घर की नहीं है। मेरी सारी बातें तो तुम्हारे इस काम से होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है। सुबोध संयम रख कर कहा, अरे कंचन, इस बार किसी का मन नहीं तरसेगा। देखना तुम, और टीवी ऑन करो। कंचन पैर उठी और पटाख का टीवी ऑन कर दिया। सुबोध ने जाते हुए उससे कहा, एक चाय बना दो यार, इसका मज़ा तो तुमने ही किरकिरा कर दिया। कंचन किचन में बड़बड़ा रही थी और सुबोध उससे अनदेखा कर टीवी में मगन था। घर में इसी तरह से कंचन आए दिन सुबोध के पीछे पड़ जाती थी। कुछ दिन घर में हमेशा की तरह शांति रही। एक दिन प्रकाश जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे देखकर कंचन के होश उड़ गए। उसे बैठाकर कंचन ने जल्दी से ठंडा पानी दिया और शांति से पूछा, क्या हुआ है जी? इतने घबराए हुए क्यों हो आप? सब ठीक तो है ना? बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? कंचन के इतना पूछने पर भी सुबोध खामोश बैठा जमीन ताक रहा था। तो बेचैन कंचन ने उसे हिलाकर पूछा, अरे बताते क्यों नहीं हो कुछ? मेरी जान निकली जा रही है। सुबोध ने नज़र झुकाते हुए कहा, कंचन, मुझे तो बताते हुए भी डर लग रहा है। कंचन ने कहा, अरे नहीं बताएंगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, अब बस जल्दी से बता भी दो। सुबोध ने खामोशी से जेब में से कागज़ निकाल कर कंचन को पकड़ा दिया और खुद माथे पर हाथ रख कर बैठा रहा। कंचन ने उसके हाथ में पेपर देखा तो डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। कंचन ने वह कागज़ खोला और पढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ती गई उसके हाव भाव बदलते गए। उसने तुरंत सुबोध की तरफ देखकर उछलते हुए कहा,
प्रमोशन की खबर इतनी शांति से डरा ही दिया। तो सुबोध ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे मैडम, पूरा लेटर तो पढ़ो। कंचन ने पूरा लेटर पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। सुबोध ने कहा, और कंचन, इससे भी बड़ी खुशी की खबर यह है कि ये 2 लाख का बोनस का चेक और स्विट्जरलैंड का टूर भी मिला है। यह सुनकर तो कंचन को कुछ देर तक होश ही न रहा। उसके सपने सच जो होने जा रहे थे। सुबोध ने उसे बैठाते हुए कहा, अब कहिए कंचन जी, कौन सी सहेली स्विट्जरलैंड गई है आपकी? और आप तो सीधा स्विट्जरलैंड उड़ान भरने वाली हैं। अब थोड़ा ही सही, मगर आपने निकम्मे बहरे पति पर कुछ तो घमंड कर ही सकती हो। कंचन ये सुनकर सुबोध के गले से लग गई। खुशी के मारे उसकी आंखें भीग आई। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आप किसी दिन मेरी जान लेकर छोड़ेंगे। इतनी बड़ी खुशी इतना दुखी चेहरा बना कर दी है। सुबोध ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। तभी कमरे से निकलकर दोनों बच्चे भी आ गए और स्विट्जरलैंड जाने की खबर से नाच उठे। पापा, अब तो हम विदेश घूमेंगे, वो भी स्विट्जरलैंड। कहते हुए दोनों बच्चे भागकर अपने पड़ोस के दोस्तों को बताने निकल गए। कंचन ने पूछा कि कब जाना है, तो सुबोध ने बताया कि 8 दिन बाद की टिकटें हैं। कंचन ये सुनकर हड़बड़ाती हुई बोली, अरे हमारे पास तो समय बहुत कम है, कितनी सारी शॉपिंग और तैयारी करनी होगी। चलो तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। पीछे से सुबोध ने कहा, कुछ अच्छा सा बना कर भी ले आना, थोड़ी भूख लगी है। रात के खाने के समय सुबोध ने कहा, कंचन, सामान की लिस्ट जल्दी से तैयार कर लो, मैं बैंक से पैसे ले आऊँगा, फिर शॉपिंग चलेंगे। सबने खाने के बाद अपनी अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी। सुबोध बच्चों और कंचन को देखकर बहुत खुश था। कंचन सुबोध से स्विट्जरलैंड की बात करते करते सो गई और बच्चे स्विट्जरलैंड के सपनों में खो गए। अगले दिन सुबह उठते ही कंचन को ख्याल आया और उसने कहा, सुबोध, आज ही आप हमें ले चलिएगा। लिस्ट तो बन चुकी है, बस आपका पैसा लाना बाकी है। सुबोध ने कहा, तुम चिंता मत करो, शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आऊँगा, फिर सब चलेंगे। कंचन जल्दी से उठकर घर के कामों में लग गई और सुबोध ऑफिस के लिए तैयार हो गया। शाम को सुबोध सबको लेकर शॉपिंग भी करवा लाया। जाने के दिन करीब आ रहे थे और अब जाने में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। एक सुबह सुबोध के ऑफिस जाने के पहले उनकी पड़ोसन रोमा आ गई, जो कंचन की सहेली थी। उसने आते ही कहा, कंचन, ओ कंचन, अरे कहाँ है यार? कंचन ने बाहर आकर कहा, क्या हुआ, क्यों सुबह ही चिल्ला रही हो यार? रोमा ने कहा, तूने सुना कुछ? सोसाइटी में चोरी हो गई है। चोरी का नाम सुनते ही कंचन के पैरों तले जमीन सरक गई। वह उसे घूर कर देखने लगी। सुबोध ने कहा, रे किसके यहाँ? हमें तो पता ही नहीं। रोमा ने कहा, दूसरे टावर में हुई है। पता नहीं कैसे, गार्ड भी था, लेकिन फिर भी हो गई। कंचन, वो लोग बाहर गए हुए थे, बस पीछे से किसी ने उनके फ्लैट का ताला तोड़ लिया। जेवर पैसे सब गायब है। मुझे तो डर लग रहा है कंचन, अब मैं कैसे टूर पर जाऊंगी? कंचन उसका चेहरा देखती ही रह गई। फिर उसने सुबोध की तरफ देखा। अभी तक उसने रोमा को अपने स्विट्जरलैंड जाने के बारे में नहीं बताया था। कंचन ने तुरंत कहा, तुम कहाँ जाने वाली थी? रोमा ने कहा, मेरे पति को कंपनी से हर बार टूर पैकेज मिलता है, 15 दिन में जाना था। अब तो किसी को घर पर छोड़कर जाना पड़ेगा, पता नहीं कब कौन ताला तोड़ ले। वैसे तो मेरे घर में सामान के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन डर तो लगता है ना। कंचन खामोश हो गई थी। तभी सुबोध ने कहा, अरे कंचन, अपनी फ्रेंड को चाय नाश्ता नहीं कराओगी? ये सुनते ही रोमा उठ खड़ी हुई और बोली, मैं तो चलती हूँ कंचन, मैं तो बस तुझे खबर देने के लिए आई थी। उसके जाते ही कंचन ने कहा, अब हम कैसे जाएंगे सुबोध? कहीं हमारे घर का भी ताला तोड़कर चोरी हो गई तो? सुबोध ने कहा, चिंता मत करो, कुछ सोच लेंगे। कहकर सुबोध ऑफिस चला गया। शाम को उसने घर आकर कहा, कंचन, अगर घर पर किसी को छोड़े तो उसका विश्वास का भी तो होना चाहिए। क्यों न तुम अपनी माँ को बुला लो? कंचन को बात जच गई
और उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। लेकिन कंचन की माँ ने टका सा जवाब देते हुए कहा, बेटा मुझे भी तो डर लगता है, भला अकेले रहकर घर की रखवाली कैसे करूँगी। तू देख ले बेटा, कुछ और इंतजाम कर ले अपना। कंचन ने जब ये बात सुबोध को बताई तो सुबोध ने कहा, कंचन वैसे तो तुम्हारी माँ जब देखो यहाँ पड़ी रहती है, अब काम पड़ा तो मना कर दिया। जानती भी हो अगर कोई इंतजाम नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड जाना ही कैंसिल करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही कंचन का चेहरा उतर गया और दोनों बच्चे भी सोफे पर उदास होकर बैठ गए। कंचन ने कुछ देर बाद सोचकर कहा, अगर मेरी माँ नहीं आ सकती सुबोध, तो तुम ही अपनी माँ को बुला लो। सुबोध ने कहा, अरे यार, वो गांव से आकर यहाँ नहीं रहेगी और चोरी के बाद तो और भी डरेंगी। कंचन ने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अब ये समस्या तो तुम्हें कैसे भी हल करनी ही पड़ेगी। तुम उन्हें क्यों बताओगे कि क्यों बुला रहे हो? और वैसे भी तुम्हारी माँ से वो पेंशन की नॉमिनी की बात भी तो करनी है। मैं तो कहती हूँ कि मेरी माँ से ज़्यादा तुम्हारी माँ को बुलाने में ज़्यादा फ़ायदा है। ये बात सुनकर सुबोध ने कंचन का चेहरा देखा और मुस्कुराया। क्या बात है कंचन, तुम्हारी अकल तो घुटने से ऊपर आने लगी है। कंचन ने कहा, क्या है सुबोध, मजाक मत उड़ाओ। सुबोध ने हंसते हुए कहा, अरे बस तारीफ कर रहा क्या तुम्हारी। चलो माँ को फ़ोन करता हूँ, बल्कि तुम करोगी तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यह सुनते ही कंचन ने अपनी सास को फ़ोन लगा दिया। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन हो गए आपसे बात किए। उसकी सास निर्मला जी ये सुनकर खुश हो गई कि आज उनकी बहू ने फ़ोन किया है। बातों बातों में ही कंचन ने उन्हें आने को कहा। पहले तो वो मना करती रही कि यहाँ गांव में बहुत सारे काम होते हैं बेटा, शहर में आना मेरे लिए मुश्किल ही है। तो कंचन ने कहा, माँ जी, आपको पोता पोती आपको बेहद याद करते हैं, इनके लिए तो आ जाइए। सुबोध आपकी ट्रेन में सीट बुक कर रहे हैं, अब आपको आना ही है। निर्मला जी कंचन का इतना आग्रह टाल नहीं पाए और आने की हामी भर दी। गांव भर में उन्होंने सबको बताया कि वो शहर में बेटे के पास जा रही हैं। करीब 3 साल पहले निर्मला जी के पति का स्वर्गवास हो गया था, जो गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। पूरा गांव उनका बहुत मान सम्मान था। निर्मला जी को भी सब गांव में मास्टरनी जी बुलाते थे। सीधे स्वभाव के निर्मला जी पति के जाने के बाद गांव के अपने घर में अकेली ही रहा करती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। कुल मिलाकर गांव में उनका मन खूब लगता था। गांव में लोगों की मदद के लिए सदा तैयार रहती थी। ये सब उनके सम्मान के कारण ही था। इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए बहुत प्यार और सम्मान था। पति के जाने के बाद अपना खर्चा वो उनकी पेंशन से चलाती थी। निर्मला जी ने पड़ोस की औरतों को मदद से बच्चों के लिए बड़ी खुशी से नारियल मावे के लड्डू बना डाले और खस्ता पूरी बनाकर भी रख ली। सुबोध को उनके हाथ का खस्ता पूरी बहुत पसंद थी। अगले दिन गांव के कुछ लड़कों ने उन्हें ले जाकर सकुशल ट्रेन में बैठा दिया। 5 घंटे के सफ़र के बाद जब स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि बेटा बहू पोता पोती सब बेसब्री से खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही बेटा बहू ने आकर पाँव छुए। दोनों बच्चे भी दादा दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। सबका प्यार और अपनापन देखकर निर्मला जी बेहद खुश थी। सब लोग उन्हें लेकर गाड़ी से घर पहुंच गए। घर में घुसते ही घर की भव्यता और बेटे की तरक्की देखकर खुश हो रही थी। सीधा साधा जीवन जीने वाले निर्मला जी इतनी सुख सुविधाएं देखकर कुछ हैरान भी थी। दूसरे उनकी बहू कंचन माजी माजी करते हुए उनके आगे पीछे घूम रही थी। उसका प्रेम देखकर उनका मन गदगद हो रहा था। सुबोध भी उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी और दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगाकर रखा। लेकिन कंचन बार बार उन्हें घर का सामान और उनकी जगह बताने लगी। निर्मला जी सारे काम समझ तो गई, लेकिन मन में शंका भी पैदा हो रही थी। लेकिन कंचन ये सब इतने प्रेम पूर्वक कह रही थी कि निर्मला जी को उस पर कोई शक ही नहीं हुआ।
फिर रात को निर्मला जी बोली, वैसे काम बताकर अच्छा ही किया कंचन, बहुत दिन बाद आई हूँ ना, अब मैं तुम सब लोगों को खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं भी तो गांव से तुम लोगों के लिए लड्डू और खस्ता पूरी बनाकर लाई हूँ, खाकर देखो, तुम्हें पसंद आएगी। और सुबोध की तो पसंदीदा है। कहते हुए उन्होंने कंचन को सब सामान निकाल कर दे दिया और खुशी से पोते आकाश और छुटकी को खाने को दिया। वो सुबोध को उसके कमरे में खिलाने गई तो एक तरफ रखे सूटकेस और बैग्स को देखकर हैरान रह गई। पीछे से कंचन भी आ गई तो निर्मला जी ने पूछा, अरे कंचन, ये सूटकेस किसके हैं? इनमें सामान किसका है? कंचन थोड़ा सकपकाते हुए बोली, माँ जी, क्या है कि इनको ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ रहा है। आप तो जानती ही हैं बच्चों को, स्विट्जरलैंड का नाम सुनकर तो बच्चे अड़ ही गए कि उन्हें भी साथ जाना है, इसीलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। बस आपको फ़ोन पर बताना ध्यान नहीं रहा, लेकिन आप तो इस घर की मालकिन हैं। और सुबोध अपने काम में लग गया। कंचन भी पैकिंग करने लगी। अगली सुबह जल्दी उठकर सब लोग निर्मला जी को घर पर छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। निर्मला जी मन ही मन सोचने लगी, क्या इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया होगा? चलो कुछ ही दिनों की तो बात है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को मना लिया। एक माँ इतनी जल्दी अपनी संतान पर शक नहीं कर पाती है। सबके जाने के बाद जब वो खाना खाने बैठी तो सब याद आने लगे। उनका मन सभी लोगों के चले जाने के कारण थोड़ा उदास हो गया था। तब वो शाम को टहलने निकल गई और मंदिर जा पहुंची। वहां उन्हें कुछ पड़ोसी मिले जिनसे उनकी कुछ जान पहचान हो गई, जिससे अब वो हर दिन पार्क में जाने लगी। 3 दिन हो गए थे। उन्हें लगा कि 3 दिन बाद सब आ जाएंगे, लेकिन एक दिन पार्क में रोमा मिल गई। उसने कहा, माँ जी, आपका मन कैसे लगता है? आपको अकेले डर नहीं लगता क्या? निर्मला जी ने हंसकर कहा, बेटे, डर की क्या बात है, गांव में भी अकेले ही रहती हूँ, बस बच्चों की याद आती है। खैर 2-3 दिनों में तो वो आ ही जाएंगे। रोमा ने झट से कहा कि माँ जी, वो कल नहीं बल्कि 1 महीने बाद आएंगे। वो तो छुट्टी मनाने गए हैं। मैं भी जाने वाली थी, लेकिन यहाँ इतनी चोरियाँ हो रही है कि मैंने तो जाना कैंसिल ही कर दिया। आपको पता है माँ जी, परसों यहाँ जो चोरी हुई थी ना, तब वहाँ एक बुजुर्ग अकेले थे। चोरों ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया और मुंह में कपड़ा ठूसकर सब जेवर पैसा ले गए। रोमा ने उन्हें यह भी बता दिया कि इस चोरी के कारण ही उन्हें बुलाया गया है, जिससे घर पर कोई न कोई रहे। यह सुनकर निर्मला जी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो कुछ देर में उठकर मंदिर में गई और बोली, भगवान, मैंने कौन सी गलती कर दी थी कि मेरे बच्चे मुझसे झूठ बोलकर चौकीदार बनाकर चले गए। अब आप साथ देना मेरा, आप ही रखवाली करना। निर्मला जी मंदिर में प्रार्थना करके जैसे ही चली तो बाहर बैठा एक छोटा सा कुत्ता उन्हें देखकर उनके पास आया। उन्हें लगा कि वह भूखा है तो उन्होंने ब्रेड खरीद कर खिला दी, लेकिन जैसे ही घर के लिए चली तो कुत्ता उनके पीछे पीछे चल दिया, जिस पर उनका ध्यान ही न गया। जब वो अपने घर पहुंची तो भी कुत्ता पीछे खड़ा था। गार्ड ने उसको भगाने की कोशिश की तो निर्मला जी ने पीछे मुड़ कर देखा। वो हैरान थी कि वो कुत्ता घर तक आ गया था। उन्होंने गार्ड से कहा, भाई, भगाते क्यों नहीं हो? तुम्हारा क्या जा रहा है? देखो ना, कितना शांत स्वभाव का है और कितना प्यारा भी है। उनकी बात सुनकर गार्ड ने उसे कुछ नहीं कहा। अब वो कुत्ता रोज उन्हें मंदिर जाते और पार्क जाते समय मिलता और सोसाइटी के मेन गेट पर बैठा रहता। निर्मला जी वहीं उसे कुछ खाने को दे देती थी। एक दिन गार्ड की नज़र हटते ही वो कुत्ता उनके पीछे पीछे फ्लैट तक पहुंच गया। निर्मला जी ताला खोलकर जैसे ही बंद करने के लिए मुड़ी तो कुत्ता नजर आ गया। कुत्ता उनको देखकर पूंछ हिलाने लगा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने दिया। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो वह पूंछ हिलाते हुए उनके पास बैठ गया। अब निर्मला जी के अलावा इस घर में और भी कोई नहीं था। अब उन्हें अकेला नहीं लग रहा था। वो अगले दिन बाहर निकली और उस घर के अंदर बंद करके चली गई। लगभग 1.5 घंटे बाद वापस आए तो उनके हाथ में कुत्ते का नया पट्टा था। उन्होंने उसे नहलाकर बड़े प्यार से वो पट्टा उसके गले में डाल दिया।
और साथ लाई हुई चैन से बांधकर उसे घुमाने ले गई। अब कोई इस कुत्ते को भगा नहीं सकता था। अब हर वक्त वो उनके साथ रहता था। उन्होंने उसको कुछ चीज़ें भी सिखाना शुरू कर दिया था। अपने खाने के बर्तन में ही खाना और टॉयलेट के लिए बाहर जाना। वह कुत्ता सब कुछ एक हफ्ते में सीख गया। उन्होंने उसका नाम मोती रख दिया था। अब वो उसके साथ खेलती, हाथ से खाना डालती और इन सब बातों में दिन निकल जाता। एक रात जब वे सोने गई तो उन्होंने सोचा कि मुझे अकेले छोड़ गए और एक फ़ोन तक नहीं किया। उन्होंने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं लगा। वो सोचने लगी कि न जाने बच्चे विदेश में कैसे होंगे। इसी सोच में निर्मला जी बिस्तर पर लेट गई कि तभी फ़ोन की बेल बजी। निर्मला जी ने फ़ोन उठा लिया और हेलो कहा। उधर से भी हेलो की आवाज़ आई तो सुनकर वो खुशी से उछल पड़ी क्योंकि आवाज़ सुबोध की थी। निर्मला जी ने तुरंत कहा, अरे बेटा कब आओगे तुम लोग, मैं तो कब से याद कर रही हूँ। सुबोध ने कहा, प्रणाम माँ। माँ आप कैसी हो? रात को दरवाज़ा तो बंद रखती हो ना, किसी के लिए भी नहीं खोलना। निर्मला जी को इन बातों में अपनी फिक्र नजर आई तो उनका मन खुश हो गया। निर्मला जी बोली, बेटा सब ठीक ही है, लेकिन तुम लोगों को तो अब काफ़ी दिन हो गए, कब लौटोगे? सुबोध ने उदासी भरी आवाज़ में कहा, माँ इधर ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, रोज़ मीटिंग होती है, इसीलिए कुछ दिन और लग जाएंगे। अच्छा लगा जानकर कि सब ठीक है, बस कुछ दिन और आप वहाँ संभाल लेना। तभी पीछे से कुत्ते की आवाज़ आई तो कंचन ने कहा, ये घर में कुत्ता किसका है जो भौंक रहा है? निर्मला जी ने सुनकर कहा, अरे मुझे मिला था मंदिर में, बहुत प्यारा और समझदार है, मोती नाम रख दिया है इसका, मेरे अकेलेपन का साथी हो गया है। कंचन ने सुबोध से धीरे से कहा, इससे कहो कि अभी के अभी मेरे घर से कुत्ता बाहर फेंके। सुबोध ने कहा, अच्छा माँ मैं रखता हूँ, आप ख्याल रखना। सुबोध ने फ़ोन रख दिया तो पीछे से कंचन ने कहा, तुमने माँ को कुछ कहा क्यों नहीं? दिमाग खराब है क्या उनका, जो सड़क से उठाकर कुत्ता ले आई? सुबोध ने कहा, अरे हम जाएंगे तो निकाल देंगे ना, अभी वो घर संभाल रही हैं, ये क्या कम है, वैसे ही चोरियां हो रही है उधर। कंचन अगले ही पल बोली, देखा माँ जी को गांव से बुलाकर कितना सही किया, अब हम यहाँ फ्री होकर घूम रहे हैं और घर को भी केयर टेकर मिल गया, अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन यहाँ आराम से घूम सकते हैं। सुबोध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कंचन, आइडिया तो तुमने कमाल का दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा ही 15,000 देना पड़ता। फिर कंचन को सोच कर बोली, अब ये काम करो, अपनी माँ से कहो कि पिताजी का इंश्योरेंस के पैसे हमें दे दें, और माँ को इतने पैसे का इस उम्र में करना भी क्या है। सुबोध ने कहा, रे कंचन तुम इतनी होशियार कब से हो गई, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। कंचन ने कहा, लेकिन सुबोध अगर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो? सुबोध ने कहा, रे भला क्यों मना करेंगी, आखिर मैं बेटा हूँ उनका, वो भी इकलौता। मैं कह दूंगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और फिर अभी तो मेरे प्रमोशन की बात भी उन्हें नहीं पता। उन्हें क्या पता कि हम ऑफिस के काम से नहीं बल्कि यहाँ घूमने आए हैं। जब ये बातें हो रही थी तो दोनों में से कोई नहीं जानता था कि कॉल डिस्कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, और निर्मला जी ने सारी बातें सुन ली थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनकी आंखें भर आई। वे यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद ही इतना बड़ा धोखा करेगी। उनका मन भारी होने लगा था। मोती उन्हें रोते देखकर उनके पास आकर उन पर पैर मारने लगा था। उन्होंने सोचा, ये मासूम बेजुबान जानवर भी आंखों की भाषा समझता है, लेकिन अपनी औलाद कैसे अपने माँ बाप के प्रति ऐसी हो सकती है? इसको तो मैंने 2 रोटी ही खिलाई है, उसको तो मैंने पाल कर इतना बड़ा किया है। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ आहट आने लगी। यह किसी के पैरों की आवाज़ थी। वो भी उठकर बाहर आई। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में आई तो किसी ने उनके गले पर चाकू रखकर कहा, चल बुढ़िया माल निकाल।
निर्मला जी कांप गई और बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इतने में मोती ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और चाकू दूर जाकर गिरा। निर्मला जी उसके हाथों से छूटते ही दरवाजे की तरह भागी, जो कि खुला था। वो आदमी मोती से जूझ रहा था। मोती ने उसके हाथ में अपने दांत गड़ाए थे। निर्मला जी जाकर दूसरे फ्लैट की बेल बजा चुकी थी। सब लोग आ गए और मोती से बचने की कोशिश करते हुए चोर को दबोच लिया। सब बोले, अब चोरी रुक जाएगी सोसाइटी में। आखिर मोती ने चोर पकड़वा ही दिया। निर्मला जी ने मोती को बहुत प्यार किया। उन्हें कंचन की बात याद आई, जिसने उसे घर से बाहर फेंकने को कहा था। उन्हें दुख हुआ कि उसके आने के बाद मोती को फिर से सड़क पर घूमना पड़ेगा। अगले दिन निर्मला जी मोती को लेकर मंदिर गई और पार्क में घुमाकर उसे वापस ले आई। अभी निर्मला जी घर आकर बैठी ही थी कि कंचन का फोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे। घर तो ठीक है ना? आप हम लोगों के लिए कुछ खाना बना कर रखिएगा। और वो कुत्ता, उसको भगा दिया है ना? निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा। इतनी हिदायतें देने के बाद कंचन ने फ़ोन काट दिया था। अगली सुबह निर्मला जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। आज उनकी शादी की सालगिरह थी और पति की बहुत याद आ रही थी। आंखें नम किए पहले तो बैठी रही और मोती उनके पैरों में बैठकर उन्हें देखता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मंदिर में ही उनके लिए प्रार्थना कर आती हूँ। निर्मला जी ने भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा प्रसाद बना लिया और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बना लिया। आज मोती को घर ही छोड़ दिया। उन्होंने मंदिर जाकर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आकर सभी गरीब लोगों को खाने के पैकेट बांटने लगी तो उनकी नज़र वहीं बैठी एक महिला पर पड़ी, जिसने मुंह छुपा रखा था। निर्मला जी उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वो लगातार मुंह छुपा रही थी। निर्मला जी जैसे ही उसे प्रसाद देने लगी तो इस महिला का पल्लू हवा से उड़ गया और चेहरा नजर आ गया। देखते ही निर्मला जी ने कहा, अरे भैरवी, तू यहाँ इस हाल में? पुरानी सहेली को देखकर निर्मला जी का कलेजा धक्सा रह गया। वो औरत नज़र नहीं उठा पा रही थी। निर्मला जी ने कहा, यह सब कैसे हो गया भैरवी? तुम तो बेटों के साथ गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थी ना? तो भैरवी जी ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं निर्मला, दोनों बेटों की बड़े शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी, शादी भी हो गई थी, लेकिन फिर दोनों बेटे और बहुएं भी मुझे अपने साथ यहीं ले आए। हम लोग भी उनके साथ सुख से ही थे, लेकिन बेटू ने हमारा बंटवारा कर दिया। खर्च बताकर अलग अलग रखने लगे। इस सदमे से कुछ महीने पहले पति चल बसे तो बेटों ने जीत करके गांव का मकान बेच दिया। गांव वालों ने कितना रोका था मुझे, लेकिन मुझे बच्चों पर भरोसा था। सोचा जब इनके साथ रहना है, बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा होने के बाद बड़ा बेटा अपना परिवार लेकर विदेश चला गया, तो छोटे ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने के साथ मना कर दिया। मेरे गलत फैसले का नतीजा है कि इस उम्र में मैं भीख मांगने को मजबूर हो गई हूँ। दो बेटों हैं, लेकिन सब पराए हो गए। कोई वृद्धा आश्रम मिले तो मैं चली जाऊं। कहते हुए भैरवी जी फूट फूट कर रो पड़ी। निर्मला जी ने आंसू पोंछे और कहा, रे छोड़ो वृद्धाश्रम और मेरे साथ चलो। निर्मला जी उन्हें घर ले आई और कहा, भैरवी, तुम मुंह हाथ धो और लड्डू खाओ। बच्चों के लिए लेकर आई थी, लेकिन उनके पास समय ही कहाँ था जो लड्डू खाते। विदेश जो जाना था। कहते हुए निर्मला जी उदास मन से नाश्ता बनाने किचन में चली गई। दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि डोरबेल बज गई। निर्मला जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कंचन और सुबोध खड़े थे। कंचन भैरवी जी को घूरने लगी तो निर्मला जी बोली, बहू, यह मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, इसीलिए। निर्मला जी की बात कंचन ने बीच में ही काट दी। कंचन चिल्लाई, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो किसी को भी घर में लेकर आ गई। बाहर करो, और यह कुत्ता, इसको भी बाहर करो। निर्मला जी ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो बहू? सुबोध ने तुरंत कहा, माँ, सही बात है। यह हमारा घर कोई आश्रम नहीं है।
हैरान। जानकी जी बोली, हाँ, यह घर तो तुम्हारा है, मेरा थोड़े है। मैं तो चौकीदार की हैसियत से थी। तुम लोगों ने इस घर में इसीलिए बुलाया था ताकि मैं इस घर की रखवाली कर सकूं। मेरा कोई अपना यहाँ कैसे आ सकता है? अब तो घर के मालिक वापस लौट चुके हैं, तो चौकीदार का क्या काम? लेकिन मेरे गांव में बहुत जगह है। मैं शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। जिस कुत्ते को आवारा कह रहे हो ना, उसी ने तुम्हारे घर में आए चोरों को पकड़ा है। भरोसा ना हो तो पड़ोसियों से जाकर पूछ लो। कहकर उन्होंने अपने सामान को बैग में भरना शुरू कर दिया। बच्चे रोकने लगे और रोते हुए लिपट गए। तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा प्यार मिला और तुम्हारे साथ 2 दिन रहने का मौका मिला। तुम्हारे माँ बाप तो यहीं हैं, ये मेरा घर नहीं है। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिना कोई उम्मीद, अपने बच्चों का भला चाहते हैं। तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। निर्मला जी की बात सुनकर कंचन और सुबोध को अपनी गलती का एहसास हुआ। कभी निर्मला ने कंचन से कहा, बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो माफ़ करना। कंचन ने कहा, माँ जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? निर्मला जी बोली, बहू, तुम्हारे अचानक प्रेम की वजह अब मैं जानती हूँ। सुबोध बोला, माँ, कोई रास्ता नहीं था। तो निर्मला जी बोली, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है, तुमने एक माँ के प्यार को फायदा उठाया। अगर मुझे सामने से कहते तो क्या मैं तुम्हारी मदद ना करती? तुम लोग ने तो धोखा किया। अपने पिता के जिन पैसों को तुम मांगने वाले हो ना, उसके लिए झूठ मत बोलना। मेरी औलाद हो तो भला किसको दूंगी? सुबोध और कंचन को अब शर्मिंदगी हो रही थी। निर्मला जी ने अपना बैग उठाया और सहेली के साथ घर से बाहर निकली। सुबोध और कंचन को अब एहसास होने लगा था। वो बाहर निकली तो कई लोग आ गए और बोले, माँ जी, आपके कारण तो चोर पकड़ा गया है, तो आप कहाँ जा रही हैं? सब लोगों का इतना प्यार देखकर निर्मला जी की आंखें भर आई। कंचन और सुबोध माँ के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सुबोध ने कहा, माँ, सच में तो हमारी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी माफी मांगना चाहता हूँ। बस एक मौका दे दो। कंचन बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें माफ कर दीजिए। तो निर्मला जी ने कहा, चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन मुझे गांव तो जाना है, वहाँ मेरा अपना घर है। सहेली के साथ वहीं रहूंगी। बच्चों को सिर पर हाथ फेरकर जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी तो उन्होंने देखा कि मोती भी उनके साथ ऑटो में आकर बैठ गया। उसके सिर और हाथ फेरा और बाहर भेजने की कोशिश की, मगर मोती नहीं गया। निर्मला जी ने आंसू पोंछकर कहा, चल मोती, मेरे घर में बहुत जगह है, मेरे घर का राशन कभी कम नहीं पड़ेगा। ऑटो चल दिया था और कंचन सुबोध के साथ खड़ी देखती रह गई। उसने ना तो इंसान को पुत समझा था और ना ही बेजुबान जानवर को। माँ को अकेले घर में छोड़कर खुद घूमने गई और उनकी भावनाओं का ख्याल भी न किया। उसका मतलबी व्यवहार आज उसे सबक सिखा गया था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।